करते हैं आपकी वर्कशीट नंबर 20। तो पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे, डेट डाल देंगे, सब्जेक्ट, क्लास, अपना नाम, अपने टीचर का नाम आप लोग लिख लेंगे। आज हम लोग इतिहास का पार्ट 5 पढ़ने वाले हैं, नीतियाँ और लोग, ठीक है। आज हम इसके बारे में जानेंगे। इसके अलावा मैंने सिर्फ और सिर्फ आंसर वाली वीडियो अपलोड कर दी है। अगर आप खाली आंसर देखना चाहें तो उसमें देख सकते हैं, लेकिन अगर आप एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं और अच्छे से समझना चाहते हैं कि चैप्टर में क्या हो रहा है, तो उसके लिए आप हमारी ये वाली वीडियो देखें। इसमें लास्ट में मैं आपको आंसर्स भी बताऊंगी, साथ ही आपको सारी वीडियो सबसे पहले मिल सके इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लेलिस्ट का इस्तेमाल करें ताकि आपको वीडियो ढूंढने में परेशानी ना हो। चलिए तो पढ़ना शुरू करते हैं। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, नवाबों की छिनती सत्ता। यानी आपको पता है, देखिए मेन जो सेंटर में हुआ कर, जैसे मान लीजिए ये आपका हिंदुस्तान है, ठीक है, इसका जो पूरा हुआ करता था ना, पूरे का जो राजा होता था उसे बादशाह कहते थे। लेकिन कुछ कुछ बड़े बड़े इलाकों का, जैसे एक शहर का अपने पूरे उसको कहते थे नवाब, ठीक। जैसे कि लखनऊ के नवाब हुआ करते थे, है ना, हैदराबाद के नवाब हुआ करते थे, इस तरह से। तो अब क्या है, नवाबों की सत्ता कैसे छिनने लगी, तो देखिए लिखा 18वीं सदी के माध्यम से ही, जब मध्य से ही, बीच से ही राजाओं और नवाबों की ताकत छिनने लगी थी। उनके सत्ता और सम्मान दोनों खत्म होते जा रहे थे, यानी कि उनकी जो पावर थी वो भी खत्म हो रही थी और जो उनकी रिस्पेक्ट थी वो भी खत्म हो रही थी। बहुत सारे दरबारों में रजिस्ट्रेट तैनात कर दिए गए थे, ठीक है, यानी कि अलग अलग लोग, मतलब बहुत सारे ऐसे दरबार हो गए थे जहाँ पे अंग्रेज़ों ने अपने लोगों को तैनात कर दिया गया था। स्थानीय शासकों की स्वतंत्रता घटती जा रही थी, यानी उनकी जो मतलब हिंदुस्तान के लोग थे उनकी जो सत्ता थी वो घटती जा रही थी। उनकी सेनाओं को भंग कर दिया जा रहा था। भंग कर देना का मतलब क्या होता है, उसे ख़त्म कर देना, ठीक है। उनके राजस्व वसूल के अधिकार, यानी राजस्व जो वसूल करते थे, यानी कि जो टैक्स वसूल करते थे, उसके अधिकार व इलाके एक एक करके छीने जा रहे थे। अच्छा, ये सब कर कौन रहा था, अंग्रेज़ कर रहे थे। बहुत सारे स्थानीय शासकों ने अपने हितों की रक्षा के लिए कंपनी के साथ बातचीत भी की, यानी बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने अपने एरिया की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए उनसे कंपनी के हेड से बात भी की, भाई साझा कर लो या कुछ इस तरह से समझौता कर लो, है ना। लेकिन क्या हुआ, उसका कोई असर नहीं हुआ। अंग्रेज़ों ने हमेशा धोखा ही दिया, ठीक है, गए करने बात, लेकिन उसके बावजूद वो कहीं ना कहीं पीठ में छुरी ही भोंकते थे। लेकिन उदाहरण अब देखें यहाँ क्या दिया गया। उदाहरण के लिए झांसी की रानी लक्ष्मीबाई चाहती थी कि कंपनी उनके पति के मृत्यु के बाद उनके गोद के लिए बेटे को राजा मान ले, यानी कि जो उनके गोद लिया हुआ बेटा था, जो उन्होंने गोद लिया था, उसको ही वो राजा मान ले। लेकिन क्या हुआ, उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने ये नियम ला दिया जो आपकी पिछली बार अभी हमने पढ़ा था पिछली वर्कशीट में, कि वो ये नियम ले आए थे कि अगर कोई बादशाह ऐसा है जो मर जाते हैं और उसके बाद उसकी कोई पुरुष संतान नहीं होती है वारिस, तो वो हिस्सा जो है सब राजा के हक में चला जाएगा। ये आप लोग पढ़ चुके हैं अगर आपको याद हो तो बादशाह, और इसने झांसी की रानी ने क्या करा था, बेटे को गोद ले लिया था, तो उन्होंने कहा भाई इसको ही मानो, भाई जब मैंने इसे अडॉप्ट कर लिया है तो आप इसको मानो, आपको क्या प्रॉब्लम है इसको राजा मानने में। लेकिन क्यों, क्योंकि अंग्रेज तो उसे हड़पना चाहते थे, तो उसे कैसे राजा मान सकते थे, है ना। इसी तरह से लिखा है, पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र जो आपके नाना साहब ने भी कंपनी से आग्रह किया था कि उनके पिता को जो पेंशन मिलती थी वह मृत्यु के बाद उन्हें मिलने लगे। यानी उन्होंने कहा था कि भाई जो हमारे पापा को पेंशन मिलती थी, ठीक है ना, वो अब हमें मिलने लगे उनके मृत्यु के बाद। लेकिन कंपनियों ने उसे भी नहीं माना, है ना। अपनी श्रेष्ठता और सैनिक ताकत के नशे में चूर कंपनी ने इन निवेदनों को ठुकरा दिया, ठीक है। अवध की रियासत, अवध माने लखनऊ, जो आजकल लखनऊ के नाम से फेमस है, अवध अब छोटा सा एरिया बचा है, पहले इसको पूरे को अवध कहा जाता था। अवध की रियासत अंग्रेज़ों के कब्जे में जाने वाली आखिरी रियासत में से थी। क्यों थी, उसका रीज़न ये था कि अवध के जो नवाब थे ना, अंग्रेज़ों ने उन्हें ना पहले इतना ढेर सारा पैसा देके चुप करा दिया कि अब आप लोग चुप रहें। वो अपने नशे में हो गए बिल्कुल। मैं हर बार यही कहती हूँ, अंग्रेज़ जो है हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा शूशा छोड़ते हैं जिससे आप उसमें फिट हो जाते हैं और वो अपना काम करने लगते हैं। फॉर एग्जांपल आजकल आप देख सकते हैं, आजकल की जनरेशन को, हिंदुस्तानी जनरेशन को बेकार करने के लिए, ख़राब करने के लिए वो पबजी और पता नहीं क्या क्या गेम है आपके, है ना, क्या है, उससे जनरेशन बेकार हो रही है। आप लोग उसमें लगे रहते हैं, पढ़ाई लिखाई से कोई राब्ता नहीं है। एंड ऑफ द डे क्या होता है, आप बिना पढ़े लिखे रह जाते हैं, आप कोई तरक्की नहीं कर पाते हैं।
अंग्रेज़ों ने उस दौर में भी यही कहा कि जो चीज़ जिसे अच्छी लगती थी उसको वही चीज़ मुफ्त में दी। एग्जाम्पल के तौर पे उन्होंने चाइना को जब बर्बाद किया है तो उन्होंने क्या करा, चाइना को अफ़ीम की आदत डलवा दी ताकि वो अफ़ीम खाएं और बेहोश पड़े रहें और चाइना अपना ये अंग्रेज़ अपना काम करते रहें। तो ये इनकी पुरानी राजनीति है, ये हमेशा से ऐसा करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि आप लोग अपना टाइम बर्बाद ना करें, उसका यूज़ करें, मिसयूज़ ना होने दें उसको, ठीक है। बहरहाल अवध जो था वो सबसे आखिरी रियासत थी जिसको सबसे लास्ट में बर्बाद किया गया, अंग्रेज़ों के कब्जे में आई। 1801 में अवध के एक सहायक संधि थोपी गई, यानी कि उनके ऊपर एक संधि थोपी गई थी। क्या था, 1856 में उन्होंने अंग्रेज़ों ने अवध को अपने कब्जे में ले लिया था, ठीक है। गवर्नर जनरल डिलहौजी ने ऐलान कर दिया कि रियासत का शासन ठीक से नहीं चलाया जा रहा है, इसलिए शासन को दुरुस्त करने के लिए, दुरुस्त माने सही करने के लिए, उर्दू का वर्ड है, सही करने के लिए कि शासन व्यवस्था अच्छी रहे करने के लिए ब्रिटिश प्रभुत्व ज़रूरी है, यानी ब्रिटिश का प्रभाव ज़रूरी है, इसीलिए अवध को हम अपने कब्जे में कर रहे हैं। कंपनी ने मुगलों के शासन को ख़त्म करने की भी पूरी योजना बना ली थी। कंपनी द्वारा जारी किए गए सिक्कों पर से मुगल बादशाह का नाम हटा दिया गया था, यानी कंपनी ने जो नए नोट जारी किए थे उसमें उन्होंने जो सिक्के जारी किए गए थे वो उन्होंने हटा दिए थे मुगल बादशाहों के नाम, उसमें भी अंग्रेज़ों का ही चलने लगा था। 1849 में गवर्नर जनरल डिलहौजी ने ऐलान किया कि बहादुर शाह जफ़र की मृत्यु के बाद बहादुर शाह जफ़र के परिवार को लाल किले से निकालकर उसे दिल्ली में भी कहीं और बसाया जाएगा, यानी कि जब जैसे ही बहादुर शाह जफ़र मर जाते हैं तो उनकी औलादें जो हैं वो लाल किले में नहीं रहेंगी, उनको वहाँ से निकाल के दिल्ली में कहीं और जगह दी जाएगी। 1856 में गवर्नर जनरल कैनिंग ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफ़र आखिरी मुगल बादशाह होंगे। उनकी मृत्यु के बाद उनके किसी भी वंशज, यानी कि जो उनके वंश के आगे के लड़के होंगे, जेंट्स होंगे, पुरुष होंगे, उनको बादशाह नहीं माना जाएगा, उन्हें केवल राजकुमार के रूप में ही मान्यता दी जाएगी। यानी अब अगर बहादुर शाह जफ़र मर जाते हैं तो उनके बाद कोई भी बादशाह नहीं होगा। अब क्या लिखा है, किसान और सिपाही। तो अभी आपने पढ़ा किस तरह से लोगों का जो बादशाह थे, नवाब थे, उनका प्रभुत्व यानी जो उनकी ताकत थी वो छिन गई थी, अंग्रेज़ों ने छीन ली थी। अब हम पढ़ते हैं किसानों और सिपाहियों के बारे में, तो देखते हैं इसमें क्या चल रहा है। लिखा है, गाँव में किसान और जिम्मेदार जो ज़मींदार हुआ करते थे भारी भरकम लगान और कर वसूली के सख्त तौर तरीके से परेशान थे। क्योंकि अंग्रेज़ों को पैसा भी तो चाहिए था भाई, तो वो गांव के जो किसान थे, ज़मींदार थे, उनसे ढेरों पैसा लिया करते थे, कर वसूलते थे, लगान वसूलते थे, है ना। बहुत सारे लोग महाजनों से लिया कर्ज नहीं लौटा पा रहे थे। ये तो आपने बहुत सारी पिक्चरें आई हैं, मैं किसका किसका नाम लूँ, आपने लगान तो मूवी ज़रूर देखी होगी, है ना, मेरी फेवरेट मूवी है आमिर खान वाली, आप देखिएगा एक बार, बहुत अच्छी मूवी है वो लगान। उसमें आपको साफ दिख रहा है बिल्कुल वही हुआ है हकीकत में। अगर उस दौर में हम या आप में से कोई होते तो वो आके यहाँ गवाही यही देते कि हाँ मैम आप सही कह रहे हो, सेम यही हुआ है। तो लोग महाजनों के क्या होता था बेटा, उनके पास पैसे तो होते नहीं थे, बेचारे गरीब थे, अब ज़मीन तो है उनके पास, अब ज़मीन से तो पैसा आएगा नहीं, तो वो क्या करते थे, किसी महाजन पास गए, भीख मांगी उधार के, भैया आप हमें प्लीज़ पैसे दे दो, हम इसमें खेती करेंगे। तो वो कहते ठीक है 10 रुपये ले जाओ और इस पर रोज़ 1 रुपया प्लस होता रहेगा, जब तक नहीं दोगे इस पर प्लस होता रहेगा पैसा। अब वो बेचारे लेते तो 10 रुपये थे, ठीक है, अब वो 10 रुपये पे जो कर चढ़ता था ना, जो उस पर ब्याज चढ़ता था, ठीक है, वही लाखों रुपए में हो जाता था। वो बेचारे उतारते तो सिर्फ ब्याज ही उतार पाते थे, जो सूद था वो वैसे असल ऐसे ही रहता था, सूद ही अदा करते रहते थे बेचारे। एंड में क्या होता था, उनको उनके परिवार को सबको गुलामी करना पड़ जाती थी, महाजनों से पैसे लेते थे और लौटा पाते नहीं थे, ठीक है। इसके कारण उनकी पीढ़ियाँ पुरानी ज़मीन हाथ से निकलती जा रही थी। अब कोई हुआ, उसने कहा भैया ठीक है अब तुम नहीं दे पा रहे हो, आधी ज़मीन हमें दे दो, ख़त्म कहानी, ज़मीन छीन लिया करते थे, है ना। तो क्या कंपनी के तहत काम करने वाले भारतीय सिपाहियों के असंतोष की अपनी वजह थी। वे अपने वेतन भत्तों और सेवा शर्तों के कारण परेशान थे, यानी जो सिपाही अंग्रेज़ों के अंडर में काम कर रहे थे बट वो हिंदुस्तानी थे, तो उनको क्या परेशानी थी कि भैया उन्हें तनख्वाह नहीं मिलती थी, उनकी सेवा शर्तें जो है वो पूरी नहीं की जा रही थी। कई नए नियम उनकी धार्मिक भावना और आस्थाओं को भी ठेस पहुंचाते थे। कुछ ऐसे नए नियम आए थे जो उनकी धार्मिक भावनाओं को और उसको भी ठेस पहुंचाते थे। अब मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने सुना है अपने बड़े बूढ़ों से, कभी पढ़ा तो खैर नहीं है इस बारे में, हो सकता है आगे कभी आए। लेकिन क्या था, अंग्रेज़ों ने ऐसी गोली बनाई थी
कारतूस बनाए थे, उसमें ना आगे कोई चीज़ हुआ करती थी, वो मुँह से छीलनी पड़ती थी। और कहा जाता है कि वो जो हुआ करता था वो ना पीआईजी पिग जो होता है ना, उसकी चर्बी से बना होता था। और आपको पता है चाहे कोई भी मज़हब का हो, वो उस जानवर को खाने के लिए या उसको नाम लेने के लिए भी मना करता है उस जानवर का, है ना। तो कोई सिपाही उसको मुँह से कैसे छू सकता है। तो धार्मिक भावनाओं को भी अंग्रेज़ों ने ठेस पहुंचाया था। सुना है मैंने भाई, मैं इसको कॉन्फिडेंटली नहीं कह रही हूँ, सुनी सुनाई बात आपको भी सुना दी मैंने। खैर चलिए, आस्थाओं को ठेस पहुंचाई। ठीक है, अब इससे क्या हुआ, उससे ज़मीन में बहुत सारे लोग समुंदर पार नहीं जाना चाहते थे। ठीक है, यानी लोग जो है अलग नहीं जाना चाहते थे, उन्हें लगता था कि समुद्री यात्रा से उनके धर्म और जाति भ्रष्ट हो जाएंगे। ये थिंकिंग भी थी पुराने लोगों की। जब मैं सिपाहियों में ठीक है, जब मैं सिपाहियों में को कंपनी की ओर से 1824 लड़ने के लिए भेजा कि समुद्र के रास्ते बर्मा जाने का आदेश मिला, तो उन्होंने इस हुक्म को मानने से इनकार कर दिया। उन्हें ज़मीन के रास्ते से जाने में एतराज़ नहीं था, लेकिन समंदर के रास्ते वो लोग जाना नहीं चाहते थे। सरकार का हुक्म ना मानने के कारण उन्हें सख्त सज़ा दी गई। 1856 में कंपनी के एक नए कानून में साफ कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति कंपनी की सेना में नौकरी करेगा तो ज़रूरत पड़ने पर समुंदर पार भी जाना पड़ सकता है। यानी कि पहले लोग समुंदर पार नहीं जाना चाहते थे, ठीक है, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर आप नौकरी करना चाहते हैं और अगर नौकरी कर रहे हैं तो फिर आपको जहाँ भेजा जाएगा आपको हुक्म मानना पड़ेगा। सिपाही गांव की हालत से भी परेशान थे। बहुत सारे सिपाही खुद किसान थे, वे अपने परिवार गाँव में छोड़कर आए थे, लिहाजा किसानों का गुस्सा जल्द ही सिपाहियों में भी फैल गया। यानी कि जो गुस्सा किसानों पर था वही सिपाहियों पर भी आ गया, क्योंकि वो भी गलत बात मानने को तैयार नहीं थे, है ना। अब क्या लिखा है, सुधारों पर प्रतिक्रिया। अब इस पे क्या हुआ, यानी इन पे क्या क्या सुधार आए, क्या क्या किया गया, चलिए देखते हैं, ये भी पढ़ लेते। लिखा 1830 के बाद कंपनी ने ईसाई मशीनरियों को खुलकर काम करने और यहाँ तक कि ज़मीन व संपत्ति जुटाने की भी छूट दे दी। यानी कि जो ईसाई लोग आए थे यहाँ पे, उनको क्या दे दिया गया कि आप आराम से काम कर सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे अब कोई आपके घर में मेहमान आए, पहले वो धीरे धीरे हाथ पैर फैलाए, एंड ऑफ द डे वो पूरे घर का मालिक बन के बैठ जाए। वही चीज़ हुई यहाँ पे, पहले वो धीरे धीरे काम कर रहा था, उन्हें बिल्कुल खुल के हर काम करने की इजाज़त दे दी गई। इनफैक्ट उनसे ये तक कह दिया गया कि आप लोग अपने घर ज़मीन जायदाद अपने आप से बना सकते हैं। सती प्रथा को रोकने और विधवा विवाह को बढ़ाने के लिए भी कानून बनाए गए। देखिए, ऐसा नहीं अंग्रेज़ों ने सारे काम बुरे ही किए, उन्होंने कुछ काम अच्छे भी किए, जैसे कि सती प्रथा से तो आप सब जानते होंगे, अगर नहीं जानते शॉर्ट में समझा देती हूँ कि जब कोई लेडी हुआ करती थी, देखिए मैं आपको बता दूं, ये हिंदू धर्म में हुआ करता था मोस्टली। क्या होता था कि जब कोई लेडी है, उसके जो हस्बैंड हैं वो डेथ हो गई अगर उनकी, यानी वो मर गए, तो क्या होता था कि वो जो लेडी हुआ करती थी उनकी, मतलब जैसे आरती होती है ना, जो अर्थी होती है, हाँ अर्थी नहीं सॉरी अर्थी है ना, जो अर्थी होती है उसके ऊपर जब जेंट्स को लेटाया जाता था, भाई वो तो मर गए हैं, उसी के ऊपर जिंदा बैठाल दिया जाता था उसकी वाइफ को, और उसको जिंदा ही जला दिया जाता था। इसे ही सती प्रथा कहते थे, ठीक है। इसको रोका गया, और जो औरत मतलब फिर रोका गया। इसके अलावा बहुत सारी ये आपके मुसलमानों में भी कहीं ना कहीं था या नहीं था मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ इसका भी यही था कि जो बेवा हो जाती थी, जो विधवा हो जाती थी, जिनके हस्बैंड मर गए, अगर उन्हें नहीं जलाया गया तो उनको दोबारा शादी करने का मौका नहीं मिलता था, ठीक है। तो इन्होंने कहा नहीं, जो अगर बेवा हो जाती है, अगर किसी का हस्बैंड मर जाता है तो उसको दूसरी शादी करने का मौका मिलना चाहिए। तो इन चीज़ों पे कानून अंग्रेज़ों ने बनाए। अंग्रेज़ी भाषा की शिक्षा को जमकर प्रोत्साहन दिया गया, यानी कि अंग्रेज़ी भाषा को भी पढ़ाने के लिए कहा गया। लेकिन इसमें हिंदुस्तानियों ने मुखालफत इसलिए की, उन्हें लगा कि अगर हमारे बच्चे अंग्रेज़ी पढ़ेंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि ये क्रिश्चियन हो जाए। तो इसीलिए अंग्रेज़ों ने कहा पढ़ो, इंग्लिश पढ़ो, सीखो हमारी लैंग्वेज, लेकिन हिंदुस्तानियों ने उसे सीखने से मना कर दिया। 1850 में एक नया कानून बनाया गया जिसमें ईसाई धर्म को अपनाने और आसान हो गया। यानी कि इन्होंने ये कहा गया कि अगर आप अंग्रेज़ धर्म को अपनाते हैं तो मतलब बहुत आसान कर दिया उन्होंने। ये अंग्रेज़ों की पॉलिसी ये थी। और पता है, जो गरीब लोग हुआ करते थे या कुछ इस तरह से, उन्हें पैसा दिया करते थे और कहते थे तुम हमारा मज़हब ले आओ, मतलब हमारा मज़हब को कबूल कर लो, ठीक है। इस कानून में प्रावधान किया गया कि अगर कोई भारतीय व्यक्ति ईसाई धर्म अपनाता है तो भी पुरखों की संपत्ति पर उसका अधिकार पहले जैसे ही रहेगा। यानी अगर वो ईसाई होता है तो जो उसके बाबा दादा की संपत्ति है उस पर उसका अधिकार रहेगा। सभी कदमों से भारतीयों के बड़े वर्ग को यकीन हो गया
कि अंग्रेज़ उनका धर्म, उनके सामाजिक रीति-रिवाज और परंपरागत जीवन शैली को नष्ट कर रहे हैं। और ये बात हकीकत थी। अंग्रेज़ों ने बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज़ बनाई थी। चौराहों पे खड़े होके वो अपने मज़हब की तबलीग करते थे, अपने मज़हब की कहते हैं ना प्रचार करते थे कि आप हमारे मज़हब में आओ, हमारा मज़हब इतना अच्छा है, आप हमारे मज़हब को कबूल करो। तो ये सारी चीज़ें वो लोग करते थे। ठीक है, तो इस तरह से आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। बहुत लंबी भी हो गई है, मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम लोग आगे क्वेश्चन आंसर्स को पढ़ लेते हैं, फिर वीडियो को फिनिश करते हैं। आपका पहला प्रश्न दिया गया है कि स्थानीय शासकों की स्वतंत्रता क्यों घटती जा रही थी। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि इनकी स्वतंत्रता घटती जा रही थी। इसका आंसर आप यहाँ से लिखेंगे कि स्थानीय शासकों की स्वतंत्रता इसलिए घटती जा रही थी क्योंकि अंग्रेजों ने भारत के हर छोटे बड़े हिस्से पर अपना हुक्म चलाना शुरू कर दिया था। ठीक है, वो ज़बरदस्ती से अपना हुक्म चलाने लगे, तो जो वहाँ के स्थानीय शासक थे उनकी प्रभु जो था सत्ता थी वो छिनती जा रही थी। तो आप लोग इस तरह से कर लेंगे। बेटा लास्ट मैंने कमेंट्स पढ़े थे तो किसी बच्चे ने कहा था मैम आंसर छोटे लिखाया करिए। बेटा आंसर छोटे लिखाना ज़रूरी नहीं है, आंसर वो लिखाना ज़रूरी है जितना कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए। ठीक है, एक बच्चे ने मैसेज किया था मैम हम कोई मशीन नहीं है, आप इतने बड़े बड़े आंसर लिखाते हो, है ना। देखिए इसमें आपको बड़े लगते हैं, जब आप अपनी कॉपी पे नोट डाउन करेंगे ये 2 लाइन से ज़्यादा के नहीं होंगे। लेकिन बड़े लिखाना या छोटे लिखाना मायने नहीं रखता है, मायने ये रखता है कि आपसे पूछा क्या गया है, कम से कम उसका जवाब तो पूरा देना पड़ेगा ना। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ आपका सवाल नंबर 2 लिखा है, कंपनी ने मुगल शासकों के आधिपत्य को किस प्रकार ख़त्म किया। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। अब इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे। 1856 में गवर्नर जनरल कैनिंग ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल बादशाह रहेंगे। ठीक है, यानी अंतिम मुगल बादशाह होंगे, राजा होंगे, और उनके बाद उनकी जब मृत्यु हो जाती है तो वंशज में से किसी को भी राजा के रूप में मान्यता नहीं दी जाएगी। उन सबको सिर्फ प्रधान यानी कि जो राजकुमार होता है वही कहा जाएगा। इस प्रकार अंग्रेजों ने मुगल बादशाहों के आधिपत्य को समाप्त कर दिया। ठीक है, तो आप इस तरह से आंसर लिख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। का प्रश्न नंबर 3 है, कंपनी के शासनकाल में सैनिक और किसान क्यों असंतुष्ट थे। यानी कि जब कंपनी का दौर आया, जब वो हुकूमत करने लगी तो किसानों को और सैनिकों को क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ी, वो क्यों असंतुष्ट थे। चलिए इसका आंसर देखते हैं। आंसर यहाँ से लिख सकते हैं कि किसानों और सैनिकों ने कंपनी के शासक के तहत जो असंतोष जताया था उसका रीज़न ये था कि किसानों ने इसलिए जताया था क्योंकि वो लोग जो है किसान और ज़मींदार जो थे वो जो राजस्व ग्रहण करते थे, यानी कि जो कर लिए जाते थे या राजस्व लिया जाता था, वसूली जो की जाती थी, उनके कठोर तरीक़ों से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे। ठीक है, इसलिए उन्होंने विरोध किया। और सैनिकों ने इसलिए विरोध किया क्योंकि 1856 में कंपनी ने एक नया कानून निकाला था जिसके तहत उन्होंने ये कह दिया था कि कोई भी हिंदुस्तानी अगर वो अंग्रेज़ी सेना में आता है तो आवश्यकता पड़ने पर उसे विदेश में जाकर यानी समुंदर के पार जाकर भी नौकरी देना पड़ेगी, यानी अपना काम करना पड़ेगा दूसरे मुल्कों में जाके जहां हम भेजें। ठीक है, इसकी वजह से जो सैनिक थे वो भी बहुत परेशान थे क्योंकि कोई भी इतनी आसानी से नहीं जाना चाह रहा था। अंग्रेज़ों का रवैया जब यही इतना बेकार था, उन्होंने सोचा अगर मान लो एक बार ये हमें वहाँ ले गए, फिर मैं अपने अगर वापस नहीं लाया तो मैं अपने परिवार से, अपने भाई बहनों से, अपने माँ बाप से कैसे मिल पाऊँगा। इसीलिए दोनों लोग परेशान थे और दोनों लोग अंग्रेजों के खिलाफ जा रहे थे। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अब यहाँ आपका लास्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारतीयों को ऐसा क्यों लगने लगा कि अंग्रेज उनके परंपरागत जीवन शैली को नष्ट करना चाह रहे हैं, स्पष्ट कीजिए। चलिए इसका आंसर देख के वीडियो फिनिश करते हैं। अब इसका आंसर यहाँ से लिख सकते हैं, कई भारतीयों को लगता था कि अंग्रेज उनके पारंपरिक जीवन के तरीकों को नष्ट कर रहे हैं क्योंकि अंग्रेज़ जो थे ना उन्होंने तरह तरह के लालच दे रहे थे अपना मज़हब बनाने इख्तियार करने के लिए। जैसे कि अंग्रेज़ों ने कहा था कि यदि कोई व्यक्ति ईसाई धर्म को अपनाता है तो जो उसकी जायदाद है वो सारी उसकी ही रहेगी। ठीक है ना, तो इस तरह से क्या हो रहा था कि जो लोग थे वो डर रहे थे कि कहीं ऐसा ना हो कि ये लोग जो है मतलब हमें ईसाई कर दें। समझ रहे हैं आप लोग, तो इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं। चलिए तो आज की वर्कशीट को यहीं खत्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।